केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। टाइम्स नाउ नव भारत पर इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज की पाठशाला। 8:50 हो चुके हैं और आपका न्यूज की पाठशाला में दाखिला हो चुका है। मैडम आ चुकी है। क्लास आपसे जुड़े हर उस विषय की है जिसे पढ़कर आप देश के सजग नागरिक बनते हैं। न केवल अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा पाते हैं बल्कि कर्तव्यों को भी याद रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास इस वादे के साथ कि पढ़ाऊंगे ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। सबसे पहले आपको आज बता दूं कि पाठशाला में क्या क्या और कौन कौन से सब्जेक्ट्स रखने वाली हूं। क्लास लगेगी किस पर। आज जो चैप्टर नंबर 1 है वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह 14 साल पहले जो बात नहीं कह पाए, कांग्रेस के लोकतांत्रिक चरित्र की पोल खोलने वाला वो चैप्टर आज खुद एसवाई कुरैशी की जुबानी। भारत में हिंदू राष्ट्र का डर बनावटी और राजनीतिक है। धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इन दोनों में कितना अंतर, सारे भ्रम दूर होंगे आज चैप्टर नंबर 2 से। फिर आएगा चैप्टर नंबर 3 यानी पाठ नंबर 3। ट्रंप का जो प्लान क्लियर हो रहा है धीरे धीरे वो आज आपको बताना है। युद्ध चलेगा तो मेरा तेल बिकेगा, ये ट्रंप की सोच है। ईरान युद्ध पर ट्रंप के बार बार बदलते बहाने की आज क्लास लगेगी। फिर आएगा चौथा चैप्टर, यात्रीगण कृपया रेलवे की संपत्ति को अपनी संपत्ति ना समझे। ट्रेन से चादर तकिया चुराने वालों की नींद उड़ाने वाला यह चैप्टर है। होश उड़ जाएंगे आपके जब आपको यह पता चलेगा कि हमारे यहां जब ट्रेन में सफर करते हैं तो वो यात्री कम चोरी ज्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अंत में हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसमें आपको बताएंगे ड्राइविंग के वक्त मोबाइल पर बात अगर आप करते हैं तो पता है क्या होता है, सोचा है कभी? लेकिन पहले देखिए दिन भर का रिवीजन। 26/11 मुंबई आतंकी हमले को लेकर गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कांग्रेस और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच फिक्स्ड मैच था। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को एक लीगल नोटिस भेजा है। विधायकों के खरीद फरोख्त वाले बयान पर 7 दिन के अंदर माफी मांगने की मांग की है। 100 करोड़ का डेफेमेशन केस की भी बात। अयोध्या राम मंदिर सीईओ पद के लिए आवेदन जारी है। 18 जुलाई शाम 4 बजे तक कर सकते हैं आवेदन। स्नातक की डिग्री के साथ 20 साल का अनुभव जरूरी। हिंदू और राम भक्त वैष्णव होना जरूरी। ज्ञानवापी श्री कृष्ण जन्मभूमि और संबल विवाद में आपसी सुलह वार्ता विफल। दोनों पक्षकार बातचीत से रास्ता निकालने को नहीं है तैयार। अब सुप्रीम कोर्ट में रास्ता निकालने के आसार दिखे। दतिया में चुनाव प्रचार के वक्त छलका नरोत्तम मिश्रा का दर्द। आशुतोष तिवारी के लिए वोट की अपील करके मंच पर ही रो दिए नरोत्तम। 10 जुलाई को टिकट कटने के बाद वो पहली बार जनता के बीच पहुंचे थे। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक ग्राउंड में भारत की बेटियों ने रचा इतिहास। टेस्ट मैच में भारतीय महिला टीम की शानदार जीत, इंग्लैंड को 270 रनों से हरा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। पाठशाला की शुरुआत आज राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की क्लास से करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र के लिए राजनीति उतनी ही जरूरी है जितना खीर के लिए दूध। इसी लोकतंत्र के लिए संवैधानिक संस्थाओं की भी उतनी ही जरूरत है जितनी राजनीति की जरूरत राजनेताओं को है और जनता को है। लेकिन जब राजनीति अपनी मर्यादा भूल जाती है और सवाल अपने ही संवैधानिक संस्थाओं पर उठाने लगती है तो फिर लोकतंत्र का आधार हिलने लगता है, स्थिति बिगड़ने लगती है
और सवालों के घेरे में वो तमाम लोगों के साथ साथ लोकतंत्र भी आ खड़ा होता है। और इसीलिए आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर से रूबरू करवाना हमारी जिम्मेदारी है। आज जो सबसे बड़ी खबर आई वो आई पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी, जिन्हें हम SY कुरैशी के नाम से जानते हैं, उनकी किताब के एक अंश से। उस किताब का नाम है इंडिया एंड आई, 100 मेमोरीज नॉट अ मेमोयर। इस किताब में 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान के कुछ किस्सों का जिक्र है और उन्हीं किस्सों से निकला एक बड़ा सवाल और पुराने वक्त का जिन्न भी। जो एक किस्सा है चुनाव आयोग के खिलाफ तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के कुछ मंत्रियों के कमेंट का है। जब उनकी शिकायत मनमोहन सिंह से की गई थी और मनमोहन सिंह ने SY कुरैशी को घर पर बुलाकर कहा था कि आपको अगर ऐसा लगता है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। सोचिए, भारत का प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त से कहता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये सोचने या कहने से पहले। इतनी बड़ी बात कहने की जरूरत आखिर मनमोहन सिंह को क्यों पड़ी? ऐसा क्या हो गया? आप भी ये जानना चाहेंगे। हुआ ये जो ना भूतो ना भविष्यति। भारत के लोकतंत्र में ना पहले कभी ऐसा हुआ और ना शायद आगे कभी ऐसा हो सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, 2012 वो साल, महीना था फरवरी का। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। वही चुनाव जिससे जीतकर पहली बार अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उसी दौरान केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार थी। मनमोहन सिंह मुखिया थे। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को बहुत सी उम्मीदें थी, क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 20 साल बाद डबल डिजिट में सीटें जीती थी। कांग्रेस के 21 सांसद जीत कर आए थे और यूपी में इससे बड़ी सफलता 84 में कांग्रेस को तब मिली थी जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और उसके बाद एक संवेदना की लहर उठी थी। 2009 में जब कांग्रेस को इतनी बड़ी सफलता मिली तो उम्मीद बढ़ना लाजमी था। उम्मीद बढ़ी और इसके बाद आया साल 2012 का वो चुनाव। कांग्रेस पूरे अग्रेशन में अपने सभी वोट बैंक को साधने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंचती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के उस वक्त सबसे बड़े नेताओं में शुमार थे तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद अपनी पत्नी लुईस खुर्शीद के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। वो तब फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। दिन था जनवरी का 9 तारीख साल 2012। अपनी पत्नी के चुनाव प्रचार के दौरान सलमान खुर्शीद वादा करते हैं मुसलमानों से कि वो उन्हें 9% आरक्षण देंगे। इस बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग पहुंचती है, शिकायत करती है। खुर्शीद साहब कहते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तब की बात, यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, उनसे कहा जाता है। चुनाव आयोग 9 फरवरी 2012 को सलमान खुर्शीद के बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानता है और उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है कि ऐसा वो फ्यूचर में नहीं करेंगे। बतौर कानून मंत्री आदर्श संहिता का पालन करना और करवाना खुर्शीद साहब की जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन वो एक कहावत है ना, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। यहां तो सैया ही सलमान खुर्शीद साहब थे, खुद कानून मंत्री, तो वो क्यों चुनाव आयोग की बात मानते भला? तो चुनाव आयोग के निर्देश के 48 घंटे के भीतर खुर्शीद साहब फिर से अपने बयान को दोहरा देते हैं और क्या कहते हैं, गौर फरमाइएगा। कहते हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो मुसलमानों का आरक्षण बढ़कर 9% कर देंगे और वो कहते रहेंगे ये बात, ये खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि वो कहते रहेंगे ये बात चाहे चुनाव आयोग उन्हें फांसी पर ही क्यों ना चढ़ा दे। यानी देश में चुनाव करवाने वाली संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को देश के तत्कालीन कानून मंत्री
चैलेंज कर देते हैं कि फांसी देनी है तो दे दो भैया, हम जो कह रहे हैं करके रहेंगे और हम जो कह रहे हैं वो कहते रहेंगे। अब चुनाव आयोग करता क्या? सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं कि वो किसी को फांसी दे दे या फांसी की सजा सुना दे। वो तो सिर्फ नैतिकता का पालन करने के लिए नेताओं को निर्देश दे सकता है या फिर ज्यादा से ज्यादा फटकार लगा सकता है, शो कॉज नोटिस दे सकता है। और जिस कानून मंत्रालय का जिम्मा देश में कानून को स्थापित करना होता है, वही अगर मानने को तैयार ना हो या उसी मंत्रालय का मुखिया मानने को तैयार ना हो तो फिर क्या कीजिएगा? एक चारा था, राष्ट्रपति। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार एक खत लिखा गया और वो खत इस वक्त मेरे पास मौजूद है और उस खत के ऊपर बिल्कुल ऊपर की तरफ लिखा हुआ है टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बाय स्पेशल मैसेंजर। तारीख है 11 फरवरी 2012। बकायदा इस पर मौजूद है वो टाइम भी जो 7 बजे का दिखाया जा रहा है। ठीक है, रिस्पेक्टेड राष्ट्रपति जी, और उसमें द कमीशन इज अप्रोचिंग यू विद सीरियस डिसमे एंड अ डीप सेंस ऑफ अर्जेंसी दैट रिक्वायर्स योर काइंड इंटरवेंशन इन मिड्स्ट ऑफ द पोल प्रोसेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और फिर मैं आपके लिए ये अलग अलग बिंदु लेकर आई हूं। एज अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड माइनॉरिटीज अफेयर, ही यानी सलमान खुर्शीद, he has an added responsibility of ensuring that the model code of conduct is observed in letter and spirit so that elections are conducted in a free and fair manner. Shri Khurshid has been seen in television media today making statements to the effect that he would pursue the line of his earlier announcement irrespective of whatever the commission directs. In fact, the union minister goes on to say that he would stick to his line even if they hang me, चाहे वो मुझे सूली पर या फांसी पर लटका दे। ये खत लिखा जाता है तत्कालीन राष्ट्रपति को। देश के तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ये पत्र लिखते हैं तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को, और पत्र में देश के कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की शिकायत बकायदा की जाती है। थैंक यू सर। ये खत आप समझ गए? कानून मंत्री के रिएक्शन ने एक चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी। मंत्री ने चुनौतीपूर्ण और आक्रामक रुख अपनाया, ये कहा गया, और ये अप्रत्याशित है। चुनाव आयोग को चुनौती खुद कानून मंत्री दे रहे हैं। कानून मंत्री की जिम्मेदारी है कि वो चुनाव आयोग को ताकतवर बनाए, वो तो आयोग की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति तुरंत और जरूर हस्तक्षेप करे। फ्री एंड फेयर चुनाव करवाने के लिए ये बहुत जरूरी है। इस खत का लब्बो-लुबाब यही था। ये शब्द उस कांग्रेस सरकार के कानून मंत्री के लिए लिखे गए जिसके नेता आज हर बात पर संविधान निकाल लेते हैं, जिसके नेता आजकल हर बात में चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट बता देते हैं, जिसके नेता मुख्य चुनाव आयुक्त की जाति खोज लाते हैं। वो कांग्रेस जब केंद्र में थी तो देश के संवैधानिक संस्था की कितनी इज्जत करती थी। इस पत्र का एक एक शब्द चीख चीख कर उसकी सच्चाई बता रहा है। उस पत्र के बाद सलमान खुर्शीद ने चुनाव आयोग से अपने बयान के लिए माफी मांगी, पर बात यहीं रुकी नहीं। तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी इस शिकायत को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक भी ले गए। उस वक्त एक छोटी सी शायद दावत रखी थी SY कुरैशी साहब ने, ईद मिलन समारोह। कुरैशी साहब के किताब के मुताबिक उस पूरे घटनाक्रम के कुछ महीने बाद एक ईद मिलन समारोह हुआ। कुरैशी साहब ने वहां पर मनमोहन सिंह के प्रेस सेक्रेटरी हरीश खरे को बुलाया था, उन्हें सारी कहानी वहां पर बताई, प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी देने को भी कहा। खरे के जरिए यह बात मनमोहन सिंह तक पहुंच गई। मनमोहन सिंह ने कुरैशी साहब को मिलने के लिए बुलाया, इनफैक्ट फोन किया। मुलाकात के दौरान उन्होंने ये कहा, घर आइए मुलाकात करते हैं। हरीश ने मुझे बताया, ये कह रहे हैं मनमोहन सिंह, हरीश ने मुझे बताया कि आपने क्या कहा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने ऐसा किया है, ये करने या कहने से पहले मैं सुसाइड कर लूंगा। हालांकि कुरैशी साहब ने बाद में कहा, मेरी बात कुछ मिनिस्टर्स के बर्ताव के बारे में थी, आपके बारे में नहीं थी। लगभग 20 मिनट तक
ये बात चलती रही। मतलब देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ये पता ही नहीं था कि उनके मंत्री क्या कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसको कह रहे हैं, उनके मंत्रियों के कहने का असर क्या हो रहा है। अब सोचिए, आज अगर कानून मंत्री को लेकर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा पत्र लिख दे तो क्या हो जाएगा। मतलब सोच सकते हैं कितना हंगामा मचेगा, क्या क्या आरोप विपक्ष की तरफ से लगेंगे। इतनी बड़ी चीज हो जाती है कि पत्र लिख दिया जाता है। आप में से कितने लोगों को इस लेटर की जानकारी आज से पहले थी, बताइए मुझे। कितने लोगों को इसके बारे में पता था? कितने लोगों को पता था कि सीईसी ने मंत्री की शिकायत में राष्ट्रपति को पहली मर्तबा पत्र लिखा कि ये लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं? मैं दावे के साथ कह सकती हूं, आप सबका जवाब ना ही होगा। आपको पता ही नहीं होगा और इनफैक्ट बताया भी नहीं गया होगा। लेकिन ये न्यूज की पाठशाला है, यहां आपको हर पन्ना खंगाल कर हकीकत बताई जाएगी, चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे। आज की क्लास में राहुल गांधी जी को भी हिस्सा लेना चाहिए। उन्हें मालूम तो चले, पता तो चले कि जब वो सांसद थे, जब आरोप लगते थे कि मनमोहन सरकार का रिमोट कंट्रोल कहीं और है, तब उनके मंत्रीगण चुनाव आयोग की कितनी इज्जत किया करते थे, क्योंकि उनके सलाहकार तो उन्हें सच बताएंगे नहीं। जिस राहुल गांधी को अक्सर संविधान खतरे में लगता है, उन्हें पता होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि कांग्रेस कैसे संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत किया करती थी। खैर, एसवाई कुरैशी साहब की किताब से आज ये सच्चाई सबके सामने आई, तो हमने उन्हें भी आज न्यूज की पाठशाला में बतौर गेस्ट फैकल्टी शामिल किया। हमें निमंत्रण भेजा, उन्होंने कबूल किया और मुझे खबर मिली है कि वो न्यूज की पाठशाला में इस चैप्टर में हिस्सा लेने के लिए जुड़ भी गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है एसवाई कुरैशी साहब आपका। सबसे पहला सवाल, पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी जब किताब लिखते हैं और वो चर्चा में आती है खास मौके को लेकर, मनमोहन सिंह का आपसे ये कहना कि मैं अपने सपने में भी ऐसी बात नहीं सोच सकता, इससे पहले तो मैं सुसाइड करना पसंद करूंगा, सीधा उन्हीं से जब आपने ये बात की तो वो वाकया क्या था, जरा आप न्यूज की पाठशाला के दर्शकों को बताएंगे? देखिए, ये हुआ था कि 2012 के जब यूपी के इलेक्शन हुए, मैं सीईसी था, तो उस वक्त कांग्रेस के एक मिनिस्टर जो लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड थे, सलमान खुर्शीद साहब, लेकिन इलेक्शन की हीट में उन्होंने कोई मॉडल कोड वायलेट कर दिया कि जी जब वो लोग पावर में आएंगे तो माइनॉरिटीज का कोटा डबल कर देंगे। तो उस पर फौरन बीजेपी ने रिटन कंप्लेंट की और उसमें ये देखा कि मॉडल कोड तो इनका था वायलेशन, तो हमने उनको सेंश्योर कर दिया। तो उसके ऊपर कांग्रेस के कुछ नेता, हमें पता लगा कि वो बड़ी आप जैसे हमारे मीडिया फ्रेंड्स के जरिए कि वो लूज टॉक करते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन को भी गाली देते हैं, एसवाई कुरैशी को भी देते हैं। तो भाई मुझे पर्सनली आप गाली दीजिए, बहुत शौक से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन जिसकी एक गरिमा है और जिसकी क्रेडिबिलिटी है, उसके ऊपर आप उंगली उठाएंगे, तो वो मंजूर नहीं था। तो मेरी मीडिया एडवाइजर थे मनमोहन सिंह जी के, हरीश खरे साहब, उनको मैं सोशली कहीं मिला तो मैंने उनसे कहा कि देखिए आपके कुछ लीडर इस किस्म की जो लूज टॉक कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैं अगर ये मीडिया को बता दूंगा इस किस्म की बात आप लोग कर रहे हैं, तो यू विल आपको मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि मैं पीएम को बता दूं। मैंने कहा पीएम की इत्तला के लिए तो ये मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो अगले दिन पीएम साहब का मुझे फोन आया, बिल्कुल ही पैनिक में, कुरैशी साहब मैं आपसे बहुत अर्जेंटली मिलना चाहता हूँ। मैं जब गया तो वो गेट दरवाजे पे इंतजार कर रहे थे और मुझे जब अंदर लेके गए, इस कुर्सी पे हम दोनों बैठे ही थे, उन्होंने कहा कुरैशी साहब मुझे हरीश ने जो कल के बताया आपका कन्वर्सेशन, अगर आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो मैं तो सुसाइड कर लूंगा। तो जब मैंने फिर 15-20 मिनट मुझे उनको काम करने में कि सारी आपके लिए नहीं थी, ये तो आपको सिर्फ बताने के लिए कि आपके मंत्री कर रहे हैं, ताकि आप उनको चेतावनी दे दें कि चुप हो जाओ, ऐसी बकवास ना करो। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कभी भी आपको कोई शिकायत हो बस टेलीफोन उठा के मुझे ही बताना। लेकिन कुरैशी साहब, तब आपने अपने ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर, कोई दबाव महसूस किया सरकार की तरफ से, किसी मंत्री की तरफ से,
कि आपने हमारे मंत्री के खिलाफ कैसे इस तरह का कोई पत्र लिख दिया, ऐसा कुछ? सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। गवर्नमेंट हमसे डरती थी और हमारी पॉलिसी भी बड़ी क्लियर थी कि सरकार से हम एक आर्म्स लेंथ डिस्टेंस रखेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि एक दफा मैं जब अपॉइंट हो जाऊं सीईसी, तो सरकार मुझे, जिसने मुझे अपॉइंट किया वो मुझे छू नहीं सकती, ना तो मेरा तबादला करना तो दूर की बात, मुझसे बात नहीं कर सकती। तो ये जान के डिस्टेंस किया है कि एग्जीक्यूटिव का प्रेशर इलेक्शन कमीशन पे ना आए। उस इंडिपेंडेंस का इस्तेमाल हमें करना चाहिए था, हम करते थे। और वो यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस पे कोई उंगली नहीं उठा पाता था। तो जिसने उठाने की कोशिश की, आपने देखा उस पर क्या क्या रिएक्शन हुआ था। अच्छा कुरैशी साहब, ये पूरा मसला तो आप जानते हैं कि 9% कर लेंगे 4.5% से है। आप खुद अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं, माइनॉरिटी है, और कभी आपको ये महसूस हुआ कि आपके चेहरे को इसलिए फिट किया गया उस दरमियान, उस दौरान, क्योंकि आप मुसलमान थे? क्या आपको ऐसा कभी महसूस हुआ कि एक मुस्लिम हूं इसीलिए मुझे यहाँ रख दिया गया या वहाँ उस इलाके में नहीं रखा गया, ऐसा कभी फील हुआ? नहीं, ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल किया। मुझसे पहली बार किसी ने इस तरह को पूछा कि आई वॉज वेरी सेंसिटिव कि मुझे कोई भी जॉब एज ए मुस्लिम दी जाए। मैं ब्लू ब्लडेड IAS ऑफिसर, डायरेक्ट रिक्रूट, इलेक्शन एग्जाम वो एग्जाम दे के आया हूँ। मुझे मेरी काबिलियत के मुताबिक पोस्टें मिलनी चाहिए, जो मिलती थी हमेशा मिली। तो ऐसी सूरत में कोई भी चीज़ मुझे एज ए मुस्लिम दी जाए तो वो मुझे मंजूर नहीं थी। बल्कि जब मेरा नॉमिनेशन हुआ, कांग्रेस गवर्नमेंट तो 60-70 साल थी, उन्होंने तो उससे पहले कोई मुसलमान नहीं लगाया था। तो ऐसा नहीं कि उनकी कोई पॉलिसी थी। उस वक्त मेरा नाम उनको सूझ गया, उन्होंने अपॉइंट कर दिया, जो अच्छा हुआ। शुरू में टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर थी कि फर्स्ट मुस्लिम सीईसी। फ्रैंकली रूबिका, मुझे वो सुन के तकलीफ हुई कि यार मैं मुस्लिम कमिश्नर नहीं हूँ, मैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हूँ। इंडिया इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। मुस्लिम में इसमें यहाँ पे कहाँ से आ गया? बहुत खूबसूरत बात कुरैशी साहब आपने कही है। अच्छा, आप जाए उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप ने MOU साइन किया था, याद है आपको? उसमें कहा गया कि हम तो फंड करते हैं हिंदुस्तान के इलेक्शंस को, बड़े चर्चे उस पर हुए थे। क्या वाकई US जो है वो फंड करता है ये हमारे लोकतांत्रिक चुनावों को? इसमें कितनी सच्चाई है? जी जी जी, ये एक एपिसोड इसमें मैंने डाला है। अच्छा। क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट था कि उसमें डोनाल्ड मस्क जब डोनाल्ड ट्रंप जब दोबारा आए, तो इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया सरकारी खर्चे को कम करने के लिए, और उन्होंने इलॉन मस्क को उसका हेड बना दिया। उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट बंद किए और उसमें USAID की फंडिंग भी बहुत काट दी। और USAID एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फंड करता था, जिसका नाम था IFES, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स। तो वो 150 कंट्रीज में इलेक्शन को और डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए काम करते थे। रिटायरमेंट से 13 दिन पहले मैंने IFES से एक MOU साइन किया था। अच्छा, वो उसको लेके ये सारा हंगामा हुआ। अच्छा, वो MOU की भी हकीकत बता दूं। मैंने उससे कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर एक इंस्टीट्यूट बनाया था, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कॉल्ड इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, IIDEM। उसमें अपने लोगों को तो ट्रेन करना ही था, लेकिन चूंकि हमारी रेपुटेशन इतनी अच्छी थी, तो दूसरे देशों से भी रिक्वेस्ट आती थी। हमने कहा तुम्हारे लोगों को भी हम सिखाएंगे और फ्री सिखाएंगे, एक पैसा नहीं लेंगे। तो उस वक्त, लेकिन हम फ्री तो सिखा देंगे, लेकिन अब केनिया की टीम या नाइजीरिया की टीम, साउथ अफ्रीका की, इंडिया कैसे आएगी? वहां पे हमने IFES से ये एग्रीमेंट किया, MOU किया कि भैया इनको लाने का काम आपका। अच्छा, तो पूरा खेल यहाँ था। ऑल राइट। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल, और ये तमाम स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं और दर्शक न्यूज़ की पाठशाला के जानना चाहते हैं। आजकल बड़ा दोष दिया जाता है इलेक्शन कमीशन पर कि विपक्ष को जानबूझकर हराया जा रहा है। आप कितना यकीन रखते हैं? क्या EVM को बदला जा सकता है, उसकी टेम्परिंग की जा सकती है? क्या वोट चोरी हो सकती है? वोट चोरी नहीं, वोट चोरी अब जो इलेक्टोरल रोल के थ्रू होने लगे हुए, EVM के जरिए तो वोट चोरी मैं आज तक समझता हूँ, एटलीस्ट हमारे वक्त की बनाई हुई मशीन है, अभी तक कोई नई जनरेशन आई नहीं है, इम्पॉसिबल था। और VVPAT उस पर चेक था कि रैंडमली चेक कर लीजिए, जितनी वोट मशीन दिखा रही है उतनी पर्चियां दिखा रही हैं, बराबर हो गई। लाखों मशीनों के चेक किएगा,
कभी भी कोई डिस्क्रिपेंसी निकल के नहीं आई, तो इससे बड़ा ईवीएम का प्रूफ और क्या हो सकता है। कुरैशी साहब, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन डिटेल में आपसे बैठकर चर्चा करनी है, एक बढ़िया सा इंटरव्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये रही एसवाई कुरैशी साहब की किताब, इसे जरूर आप पढ़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट टीचर, जिनको आपने एक्सक्लूसिव सुना है। अब अगली क्लास का रुख करते हैं, जिसमें आज हम लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का चैप्टर लेकर आए हैं। सवाल यह है, और बहुत इत्मीनान के साथ आज इस चैप्टर को सुनिएगा और अपने जहन और दिल में उतारने की कोशिश कीजिएगा। सवाल क्या है? क्या भारत में हिंदू राष्ट्र का डर बनावटी और राजनीतिक है? आज की क्लास में धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़े सारे भ्रम दूर करने जरूरी है। आज इस खबर की वजह क्या है? बाबा रामदेव का एक बयान। उस बयान पर मचा घमासान। बाबा रामदेव ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भारत में मुसलमान और जो भारत के मुसलमान हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के पूर्वज सनातनी थे। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया कि अगर हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को खतरा नहीं है, तो दरार डालने की कोशिश क्यों की जा रही है? याद कीजिए, सिर्फ 2 दिन पहले अफगानिस्तान के मंत्री मौलवी अताउल्ला ओमारी ने भारत की धरती पर खड़े होकर क्या कहा था? न्यूज की पाठशाला में हमने आपको दिखाया और सुनाया था। ओमारी ने कहा था कि अफगानिस्तान और भारत का क्या एक है? डीएनए एक है। रिवीजन करा रही हूं। ओमारी ने क्या कहा था? भारत और अफगानिस्तान का डीएनए एक है, और इस सच्चाई को स्वीकार करने में ना उन्हें कोई गुरेज है, ना ही पूरे अफगानिस्तान को गुरेज है। ओमारी के इस बयान पर अफगानिस्तान में कोई हो हल्ला नहीं मचा है। अफगानिस्तान के किसी मौलवी या मौलाना या इस्लामिक संस्था ने ओमारी के बयान पर ना ही नाराजगी जताई, ना ही फतवा जारी किया, ना ही कट्टर इस्लामिक तालिबान हुकूमत के अपने मंत्री के इस बयान पर आंखें लाल करके वो कौड़े और पत्थर जो मारते हैं ना, वो मारे। ऐसी कोई खबर नहीं आई। लेकिन बाबा रामदेव ने जो बात कही, उस पर हमारे देश में तलवारें खिंच गई। कोई कह रहा है कि मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता, तो कोई बाबा रामदेव पर दरार डालने का आरोप लगा रहा है। आपको पूरी बात बता दूं, बाबा रामदेव ऐसा कह क्यों रहे हैं, जिस पर कुछ लोग इतना झल्ला रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज सनातनी थे। मुसलमानों को अपने पूर्वजों की परंपराओं को अपनाना चाहिए। भारत में मुसलमानों और ईसाइयों को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। हिंदू राष्ट्र से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यह सब कहा बाबा रामदेव ने। देखा जाए तो बाबा रामदेव ने कोई नई बात नहीं कही है। इससे पहले कई संगठन, संस्थाएं, भारत से पाकिस्तान तक की नामचीन हस्तियों ने ये बात कह दी है। बीजेपी हमेशा कहती रही है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब बहुसंख्यकवाद नहीं, बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। देश की सबसे बड़ी अदालत भी ये कह चुकी है कि हिंदू धर्म वे ऑफ लाइफ, यानी जीवन जीने की एक शैली है, एक तरीका है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कई बार कह चुके हैं कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने यह माना है कि भारतीय मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। बाद में उन्होंने धर्मांतरण किया। कई पीढ़ियों की पर्ची निकालने वाले बाबा बागेश्वर भी कह चुके सभी भारतीय मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी यह मान लिया है कि उनके अपने परिवार सहित कई कश्मीरी मुस्लिम परिवारों के पूर्वज हिंदू थे। लेकिन बाबा रामदेव ने यह बात कह दी तो बवाल मच गया। कांग्रेस से लेकर AIMIM गजब का रिएक्शन दे रहे हैं। सुनिए आप। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। ये सामने भी लिखा हुआ है, गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बाप का नहीं हुआ किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पूर्व पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने
ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूंछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को, ईसाइयों को भी। मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है, कायदे कानून का पालन करते, संविधान में रह के अपनी बात करते, इसलिए घबराने डराने वाली बात तो आप छोड़ दो। ये प्रॉब्लम नहीं है कि कौन मान रहा है, प्रॉब्लम ये है कि जो सच है और जिनके साथ ये सच है वो नहीं मान रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी एक बात कह देते हैं कि भारत के सभी लोगों के पूर्वज हिंदू थे, लेकिन इस बार उनके बयान में एक नयापन है। मोहन भागवत हिंदुओं को 4 कैटेगरी में बांट रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिए। वो कहते हैं कि अखंड भारत में 4 तरह के हिंदू हैं। कितने? 4 तरह के हिंदू। नंबर 1, ऐसे लोग जो खुद के हिंदू होने पर गर्व महसूस करते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे लोग जो मानते हैं कि वो हिंदू हैं लेकिन उन्हें कोई गर्व महसूस नहीं होता कि वो हिंदू हैं। फिर तीसरा नंबर, ऐसे लोग जो खुद की हिंदू पहचान को जाहिर करने से बचते हैं। फिर चौथा नंबर, ऐसे लोग जो ये भूल गए हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे। 4 कैटेगरी में बांट दिया। मोहन भागवत ने 4 तरह के हिंदुओं की बात कही, लेकिन मैं आज आपको हिंदुओं की 5वीं कैटेगरी के बारे में बताना चाहती हूं। हिंदुओं की 5वीं कैटेगरी देखने को मिली यूपी के जौनपुर जिले के डेरी गांव में। इस गांव की 5000 मुस्लिम आबादी में से अब कई मुस्लिम ऐसे हैं जो ये कतई नहीं भूले हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे और उनके पूर्वज हिंदू ब्राह्मण थे। इसीलिए वो सभी मुस्लिम अपने सरनेम के आगे ब्राह्मणों वाले टाइटल जैसे दूबे, चौबे, मिश्रा, पाठक लगाने लगे हैं। इस गांव के रहने वाले नौशाद अहमद कहते हैं कि उनके पूर्वज 8 पीढ़ी पहले ब्राह्मण थे और उनके एक पुरखे थे लाल बहादुर दूबे। लाल बहादुर दूबे धर्मांतरण करके बाद में बन गए लाल मोहम्मद। समझा? लाल बहादुर दूबे धर्मांतरण करते हैं और फिर बन जाते हैं लाल मोहम्मद। इसीलिए अब नौशाद अहमद खुद को नौशाद अहमद दूबे लिखने लगे हैं। इसी तरह शेख अब्दुल्ला भी शेख अब्दुल्ला दूबे लिखने लगे। ये वो वाले शेख अब्दुल्ला नहीं, मैं उस गांव के शेख अब्दुल्ला की बात कर रही हूं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने जनवरी 2025 में अपने भारत दौरे से ठीक पहले अपना डीएनए टेस्ट करवाया था। रिपोर्ट पता है क्या आई? रिपोर्ट आने पर सार्वजनिक घोषणा की गई थी कि उनका डीएनए भी भारतीय है। इस बात की गहराई को और ज्यादा समझने के लिए न्यूज की पाठशाला में योग गुरु बाबा रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज ये भी गेस्ट फैकल्टी हैं। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज की पाठशाला में। प्रणाम मेरी बहन रूबिका जी। पहला सवाल, हिंदू राष्ट्र से किसी को कोई खतरा नहीं, ऐसा कहने की क्या जरूरत पड़ गई बाबा? कि आपस में लोग डराते हैं जाति वर्ग समुदायों के नाम पर। हाँ। एक मजहबी उन्माद, आपस में घृणा नफरत लोग फैलाते हैं। राजनीतिक लोग एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन करते हैं, तो मजहबी लोग भी सिया सुन्नियों के नाम पर, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स के नाम पर, जातिवादी लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के नाम पर अलग अलग प्रकार से लोगों ने समाज को बांट दिया है। इसलिए मैं कहता हूं बटो मत, मिलकर के रहो। और इस बात के लिए एक बहुत बड़ा आधार है हम सबके पूर्वज आर्य हिंदू वैदिक सनातनी है। हम सबके पूर्वज का चरित्र कितना ऊंचा था। वो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते थे, सच्चरित्रता पवित्रता को सर्वोपरि मानते थे, पुरुषार्थ और पराक्रम को सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि माना। नहीं, लेकिन बाबा रामदेव, आपके जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं अगर हमारे पूर्वज एक है तो वो पूर्वज तो फिर आदम हुए, तो हम सब आदम की संतान हुए, है ना? रूबिका जी, हाँ।
आपको मैं अपनी बहन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि भारत के जितने भी मुसलमान हैं उसमें से खुद भारत के मुसलमान इस बात को अलग अलग मौकों पर कहते हैं कि हम सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। और नहीं, मैं भी मानती और दूसरी बात, मैंने तो 2009 में देवबंद में भी इस बात को कहा था कि आज हमारे मजहब अलग हो सकते, हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते। हाँ। तो जो इस्लामिक आक्रांताओं के पहले का भारत, उसमें तो सब हम मिलजुल करके ही तो रहते थे। पहले अंग्रेजों ने, हाँ। और उसके बाद में उसके बाद मतलब पहले मुगल और फिर अंग्रेज, हाँ। मुगलों ने, हाँ। और अब कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ अलग अलग मजहबी लोग, ये लोगों को बांटने का काम। और मैं यदि एकता की बात कर रहा हूँ, समानता की बात कर रहा हूँ, तो ये कौन सा गुनाह है? और मैं तो कहता हूँ यदि ये गुनाह है तो भी मैं तो कहूंगा इस बात को, और 99% लोग मेरी बात से सहमत हैं। नहीं, पर आप ये मानते हैं कि नहीं कि आपके पुरखे आदम थे? ये शब्द प्रयोग में आदम में कुछ लोग उसको इस्लाम से जोड़ते हैं, इससे आपत्ति है। मैं न हिंदू कह रहा हूं, ना मैं कोई और मजहबी तत्व कह रहा हूं। भारत देश का प्राचीन नाम आर्यवर्त देश। हम आर्य माने सभी के जो पूर्वज थे श्रेष्ठ थे। तो सबके पूर्वज श्रेष्ठ थे। अब ये जो आदम हवा वाली बात और एडम वाली बात और बहुत तरह की बातें फिर दूसरी आ जाती है इसके मतलब आप जो है एकदम उधर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जब एक भगवाधारी योग गुरु एक संत ये बात कहता है, तो फिर ये मौका मिलता है ना लोगों को कहने का कि ये लोग संविधान बदल देंगे, ये तो उसी राह पर चल रहे हैं, रहे ही नहीं ये लोग संविधान के। नहीं, कहाँ संविधान बदलने की कहाँ बात आ गई? मैं तो कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र, आर्य हिंदू वैदिक राष्ट्र। अब इसको जरा सा शब्द का प्रयोग सुनिए आप। ये जो है हिंदुस्तान शब्द जो है तो मुगलों के समय ही प्रचलित हुआ। तो सिंधु से हिंदूर, हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान जिंदाबाद तो हमारे मुसलमान भाई बोलते हैं, बड़े बड़े फंक्शनों में बोलते हैं। तो छोड़ो इन बातों को। हाँ। मैं जिस बात की ओर आपका फिर से वापस ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये कोई लोकसभा और विधानसभाओं में कोई बिल पास नहीं होने वाला। अपने जीवन में, अपने चरित्र में, अपने आचरण में हमें एक मूलभूत बदलाव लाना होगा। नहीं, पर आपके इस मूलभूत बदलाव की बात को लोग डर से जोड़ते हैं, लोग डराने की कोशिश करते हैं। सवाल ये कि हिंदुओं को जो लोग नफरत से जोड़कर हिंदू इज इक्वल टू डर, हिंदू इज इक्वल टू डराने वाले, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो डरा रहे हैं इसी शब्द से, हिंदू, हिंदुत्व? डर किसी को भी, न किसी जाति से, न किसी वर्ग से, न किसी समुदाय से, न हिंदू को मुसलमान से, न मुसलमान को हिंदू से, न ईसाई से, न सिख से, न जैन से, न बौद्ध से दूसरा मानने पर डर होता है। जब मैं कहता हूं कि मेरी बहन रूबिका और मैं एक है, मेरे सारे देशवासी एक है, सभी जाति वर्ग समुदाय के लोग एक है। वक्त के साथ सरनेम बदल गई, वक्त के साथ थोड़ी उपासना पद्धतियां बदल गई, थोड़ा बहुत फेरबदल हो गया, और ये तो हमारी विशेषता है। विविधता में एकता का और एकता में अनेकता का हमने दर्शन किया है। यही तो सनातन संस्कृति हमें सिखाती है, और यही सिखाने की आप कोशिश कर रहे हैं बाबा रामदेव, लेकिन आपके विरोधी इसे डर से जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की ये गेस्ट क्लास लेने के लिए बाबा रामदेव साहब, खासकर न्यूज की पाठशाला में। तो देखा आपने, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि सबके पुरखे एक थे। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर केंद्र की मौजूदा सरकार तक हिंदू तनमन हिंदू जीवन की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है हिंदू धर्म जीवन जीने का एक तरीका है। सारी बातों को मिलाकर देखें तो हिंदू राष्ट्र को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा से जोड़कर दिखाने का बार बार जतन भी होता है और प्रयास भी होता है, जिसमें विरासत, इतिहास, भाषा, मूल्य साझा होते हैं। आपको एक दिलचस्प उदाहरण दिखाते हैं। खुद को सेक्युलरिज्म का चैंपियन मानने वाले जब सरकार चला रहे थे और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर चलने वाली सरकार, ये जो हम कह रहे हैं सांस्कृतिक जो संस्कृति है वो आगे बढ़ाने वाली सरकार, दोनों में क्या क्या फर्क है? द सेक्युलर्स एंड द सो कॉल्ड हिंदू। 19 मई 1986 बड़ी खास तारीख है हमारे देश में। राजीव गांधी की सरकार ने 19 मई 1986 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, जिसके तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार दिया था। इतिहास में यह मामला शाहबानो केस से मशहूर हुआ, जानते हैं ना?
दूसरी तारीख 1 अगस्त 2019, नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 तलाक रोकने वाले कानून की अधिसूचना जारी की। फर्क समझिए, सेक्युलर कहलाने वाली सरकारें इस देश में मुस्लिम महिलाओं से भेदभाव करने वाला कानून बनाया करती थी, और जिनके बारे में कहा जाता है कि वो संविधान बदल देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, वो सरकार 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलवा देती है। अक्सर ऐसे बयान सामने आते हैं कि देश का संविधान बदल जाएगा, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। देश का जागरूक नागरिक होने के नाते आपको यह जानना चाहिए, आपका हक है। संवैधानिक रूप से यह संभव ही नहीं। कोई संसद में प्रचंड बहुमत लाकर भी ऐसा नहीं कर सकता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? इस बात को सवाल जवाब के जरिए समझाती हूं। पहला सवाल, भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया जा सकता? यह सवाल आपके जहन में आ सकता है ना? जवाब सुन लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह संविधान के बुनियादी ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा मसला है। साल 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन संविधान के बुनियादी ढांचे को वो बदल नहीं सकती। और बुनियादी ढांचे में क्या क्या है? धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का अनिवार्य हिस्सा है। अब दूसरा सवाल, धर्म का पालन या धर्म के पालन को लेकर संविधान क्या कहता है? जवाब, अनुच्छेद 25। साफ तौर पर यह अनुच्छेद देश के हर नागरिक को किसी भी धर्म को मानने की आजादी देता है। तीसरा सवाल, वैसे तो सारे धर्म समान हैं, क्या संविधान में यह बात कही गई है या फिर किसी एक धर्म को ऊपर रखा गया है? संविधान के अनुच्छेद 14 ने जो समानता का अधिकार दिया है, उसमें यह दर्ज है कि राज्य के किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल कौन सा है वो? आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। भेदभाव नहीं कर सकते आप धर्म के आधार पर। एक और सवाल आपके मन में आ सकता है, अगर कभी किसी सरकार ने धार्मिक मामले पर कोई ऐसा कानून बना दिया जो संविधान के खिलाफ है, तो क्या कर सकते हैं आप? तो क्या होगा? इसका जवाब है अनुच्छेद 13। इसमें साफ जिक्र है, अगर संसद ऐसा कोई कानून बनाए जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनता है या कम करता है, तो न्यायपालिका उस कानून को क्या कर देगी? खारिज। यानी सरल शब्दों में आज इस चैप्टर से आपको जो बात सीखनी चाहिए और दूसरे लोगों तक जो पहुंचानी चाहिए, वो ये है कि हिंदू राष्ट्र का नाम लेकर अक्सर इस देश में जो डर का माहौल दिखाने की लोग कोशिश करते हैं, वो झूठ है। संवैधानिक तौर पर इसका कोई आधार नहीं है। और जिस हिंदू राष्ट्र की बात तमाम तरीकों से कही जाती है कि हम तो हैं ही, वो सांस्कृतिक हिंदुइज्म का जिक्र है, जिसमें संस्कृति और परंपरा को उस लिहाज से देखा जाता है, धर्म के लिहाज से नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि हमारे पूर्वज सारे एक हैं, पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है। अब आगे बढ़े। पाठशाला में अब ईरान युद्ध के पीछे छिपे तेल के खेल की आज पूरी क्लास। मतलब आज अगर आपने इस क्लास को अटेंड कर लिया तो आप ये समझ जाएंगे कि अमेरिका जो कर रहा है उसके पीछे की असल कहानी क्या है, उसका इतिहास क्या रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी उनके बारे में कहते हैं कि ट्रंप की नीति ट्रंप के मूड और टीवी पर चल रही खबरों से तय होती है। किसी की सलाह या विशेषज्ञों की राय से तो वो आदमी चलता ही नहीं। तो क्या ये मान लिया जाए कि इसी फॉर्मूले के तहत ट्रंप अब युद्ध को लंबा खींचने का प्लान कर रहे हैं? क्योंकि जब तक ईरान का युद्ध चलेगा, हॉर्मुज पर तेल अटकेगा, तभी अमेरिका और वेनेजुएला का तेल बिकेगा। मैं पूरा गणित आज आपको समझा दूंगी। अगर दुनिया भर के देश गल्फ देशों और रूस से तेल खरीदते रहेंगे तो पता आपको क्या होगा? गल्फ और रूस से ज्यादातर तेल आता है, ठीक है। अगर वहां से तेल में कोई रुकावट आती है तो फिर दुनिया कहां रुक करेगी? पता है आपको? फिर दुनिया रुक करेगी अमेरिका और वेनेजुएला का।
और इसीलिए अमेरिका ये जानता है कि किसी तरीके से इन दो इलाकों में ऐसा कुछ हो जाए ताकि अमेरिका और वेनेजुएला जो वो झुंझुना लेकर बैठे हुए हैं वो हाथ से जाए। यही कारण है कि ट्रंप ने अच्छे भले सीज फायर को तोड़कर तेल के दामों में फिर से आग लगा दी है। और ये हवाई बातें नहीं है। आप ट्रंप के बयानों को देखिए, उनके तर्क और दलीलें लगातार बदल रही है। पहला तर्क क्या दिया था जब ईरान पर इन्होंने अटैक किया था, तो याद है? पहला तर्क यह दिया था कि परमाणु हथियार बना रहा है ईरान, इसीलिए युद्ध जरूरी है ना? फिर दूसरा तर्क दिया, ईरान मेरी हत्या करना चाहता है, हत्या की साजिश रच रहा है ईरान और इसीलिए युद्ध जरूरी है। ठीक है, दूसरा तर्क। अब तीसरा तर्क, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए युद्ध करना जरूरी है। अब ये नया तीसरा तर्क आ गया है, यानी ईरान युद्ध पर सीजफायर करना ट्रंप का ढकोसला था, क्योंकि जब जब युद्ध चलता है तब तब अमेरिका का तेल एक्सपोर्ट बढ़ता है। अब आप मुझे बताइए कि इस युद्ध को रोकने में किसका नुकसान है? अगर हॉर्मुज में ऑयल शिप्स फंस जाएंगे तो किसका नुकसान होगा? गल्फ कंट्रीज का। और जब उनका नुकसान होगा और बाकी जो देश उनसे तेल खरीद रहे हैं तो वो कहीं और देखेंगे कि कोई और है जहां से तेल मिलता है। तो कोई और कौन है? अमेरिका और वेनेजुएला। इनके यहां से शिप दूसरे रास्ते से निकलेंगे। आज ये पूरा खेल थोड़ा विस्तार से आपको जानने की जरूरत है। ट्रंप के तेल वाले खेल को देखकर मशहूर फिल्म शोले का एक डायलॉग आपको सुनाती हूं, तैयार हैं? एक तो वो गब्बर है, एक वो वीरू है। ठीक है, गब्बर वीरू की जान की सलामती के लिए बसंती को धमकी देता है कि जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक उसकी सांस चलेगी, है ना? युद्ध की इस कहानी में अगर ट्रंप को आप गब्बर मान ले तो उनका भी यही प्लान है। जब तक युद्ध चलेगा अमेरिका के कंट्रोल वाले तेल का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इस रणनीति को समझाने और समझने के लिए पहले दुनिया भर के तेल के एक्सपोर्ट का आंकड़ा आपके सामने रखती हूं। ठीक है, चलिए भैया बोर्ड बाबू का रुख करते हैं। कीजिए प्रणाम। प्रणाम बोर्ड बाबू। ठीक है भाई, तेल का बड़ा खिलाड़ी बैरल प्रतिदिन, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, अब 3 इंपॉर्टेंट जगह देख लीजिए। पहला तो हो गया इराक, दूसरा हो गया कुवैत और फिर सऊदी अरब। ये है गल्फ कंट्रीज। तो गल्फ कंट्रीज कितना तेल दे रही है पूरे दुनिया को? लगभग 1.2 करोड़, 1.2 करोड़ से लगभग 1.5 करोड़ प्रतिदिन, बैरल प्रतिदिन। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर किसका आता है? फिर नंबर आ जाता है रूस का। गल्फ के बाद आया रूस का। रूस कितना दे रहा है? 45 लाख बैरल प्रतिदिन से 50 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंचा रहा है। फिर नंबर आता है अमेरिका का। अमेरिका कितना दे रहा है? 40 लाख से 45 लाख बैरल प्रतिदिन। ये पूरा का पूरा तेल का खेल है। ये इंपॉर्टेंट देश है। कौन है? पहले नंबर पर आ गया गल्फ, दूसरे पर आ गया रशिया, तीसरे पर आ गया अमेरिका और अमेरिका ने इसको अपना लिया है। फिर वेनेजुएला आता है चौथे नंबर पर, लगभग 6 लाख से 10 लाख बैरल प्रति दिन ये तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। गल्फ देशों का एक बड़ा हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है जिसे ईरान ने कंट्रोल कर लिया है। दूसरी तरफ गल्फ देशों की मदद के नाम पर अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक हॉर्मुज नहीं खुल जाता है तब तक खाड़ी देशों का तेल अटका रहेगा और अमेरिका का तेल बिकता रहेगा। इस युद्ध से किस तरह अमेरिका और वेनेजुएला का तेल एक्सपोर्ट बढ़ा है मैं आपको समझाती हूं। आप समझ गए ना? अमेरिका अभी कहां पर है? 40 लाख से 45 लाख बैरल प्रतिदिन बेच रहा है। अब कहां खेल हुआ है आपको मैं वो समझाती हूं। अब ये आ गया नोटपैड। अब तेल का खेल क्या है उसे समझिए आप। सबसे पहले अमेरिका कब से कब तक कितना, मतलब अभी जो ताजा आंकड़े हमारे पास है
वो पहला है जनवरी का। जनवरी में तेल कितना एक्सपोर्ट किया, अभी मैंने आपको बताया था। हाँ, जनवरी 2026 से लेकर अप्रैल, मैं अभी अप्रैल भी लिख रही हूं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो भी 2026 ही। जनवरी में कितना तेल अमेरिका निकाल रहा था, अभी मैंने आपको बताया था 40 लाख बैरल पर डे, ठीक है। फिर जो आखिरी आंकड़ा आया वो आया अप्रैल 2026 का, कितना आया, ये 40 हो गया 56 लाख बैरल प्रतिदिन। मतलब जब ये चला, जब ये वॉर चलने शुरू हो गया उसके बाद से आप देख लीजिए, ठीक है। अप्रैल, जनवरी अप्रैल में 2026 में पहले तो था 40 लाख बैरल प्रतिदिन और फिर आ गया 26 लाख बैरल प्रतिदिन। आप जरा इसको अगर जंप आप निकालना चाहे तो कितना हो गया भैया, कितना हो गया, लगभग 16 हो गया। 16 डिवाइडेड बाय 40 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, और फिर उसके बाद इंटू 100 भी करेंगे, कितना आएगा, 40%। 40% का क्या हुआ है, जंप हो गया है। जो तेल कभी 40 लाख बैरल प्रतिदिन बेचता था अमेरिका, वो अप्रैल में हो गया 56। ये तो और आगे जाएगा, अप्रैल तक का ही अपने पास आंकड़ा है। और आप जब इसका परसेंटेज निकालने जाएंगे तो लगभग 40% का जंप हुआ है। फायदा किसको, अमेरिका को। तो अमेरिका क्या चाहेगा भाई, यहां इतना ही टाइम में अगर इतना जंप आ गया है तो वो तो चाहेगा ना कि खेल लगातार चलता रहे, झूठ बोल के यूज करता रहे। हाँ, तो आप जितना कोशिश कर लीजिए, जितने एमओयू साइन कर लीजिए, ये ट्रंप बाबा जो हैं इनको एक बढ़िया मौका मिल गया है कि कैसे अपने यहां इजाफा किया जाए तेल को एक्सपोर्ट करने का। और ऐसा ही कुछ अमेरिका करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप बताइए, जब इस जंग से अमेरिका वेनेजुएला दोनों हाथों से माल बटोर रहे हैं तो इस युद्ध को रुकवाना चाहिए या चलते रहना चाहिए। भले ही इस युद्ध की वजह से गल्फ देशों को नुकसान हो रहा हो, उन बेचारों का सच में तेल निकल गया हो, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और उसके कब्जे वाला वेनेजुएला क्या कर रहा है, माल छाप रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने ईरान का इस्तेमाल करके तेल का पूरा खेल रचा हो। मैं आपको इतिहास में ले चलूं, ईरान के तेल की ये लड़ाई करीब 125 साल से चलती आ रही है। कितने साल, 125 साल। पहला किरदार ब्रिटेन था, फिर हुई अमेरिका की एंट्री। आज आपको तेल की दुश्मनी वाला इतिहास बताती हूं। इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। ब्रिटिश नागरिक विलियम नॉक्स डर्सी, ये जो कहानी है ये आपको समझा देगी। विलियम नॉक्स डार्सी ईरान के शाह से 60 साल का तेल खोजने का अधिकार ले लेते हैं। 1908 में ईरान में पहली बार बड़े पैमाने पर तेल की खोज होती है। फिर 1909 में एंग्लो पर्सियन ऑयल कंपनी एपीओक की स्थापना होती है। 1914 में इस कंपनी में ब्रिटिश सरकार 51% हिस्सेदारी खरीद देती है। इसके बाद ईरान के लोगों में इस बात का विरोध होता है उनके तेल पर ब्रिटेन कमाई कैसे कर रहा है। फिर 1940 के दशक में ईरान में जो तेल को लेकर राष्ट्रवादी आंदोलन होता है वो बढ़ता चला जाता है। 51 में प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी NIOC बनाई। इससे नाराज होकर ब्रिटेन ने अमेरिका की मदद मांगी। 53 में अमेरिका ने मोसद्देक सरकार को हटाने का एक प्लान बनाया, षड्यंत्र। अगस्त 1953 में मोसद्देक सरकार को हटाकर मोहम्मद रेजा पहलवी को सत्ता पर काबिज कर दिया। इसके बदले में 1954 में अमेरिका ईरान के तेल में 40% का पार्टनर बन जाता है।
करीब 1978 तक अमेरिका ईरान के तेल पर मुनाफा कमाता है और इसके बाद 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आती है। अमेरिका को ईरान छोड़कर जाना पड़ता है। हालांकि उसके बाद बहुत सारे ह्यूमन राइट्स को लेकर दुनिया भर में बड़े बड़े आर्टिकल छपे, लेकिन जो पूरा तेल का खेल था वो आज समझ गए होंगे और एक बार फिर से ईरान उसी पेज पे फंस गया है। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी। सोचा है आपने कभी एक छोटी सी आपकी आदत सिर्फ आपका नहीं पूरे देश का भविष्य बदल सकती है? अरे सोचिए तो सही। आप गाड़ी चलाते हैं और आप सोचते हैं कि बस एक सेकंड ये फोन उठा लूं, बात कर लूं, और गाड़ी चलाते चलाते ही फोन पर बात कर लूंगा। और आजकल तो आप बड़े स्मार्ट हो गए हैं। आप क्या करते हैं, अपने उसमें फोन लगा देते हैं हेलमेट में, या फिर ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हुए एयरपॉड्स लगा देते हैं और आपको लगता है अरे मेरा हाथ तो स्टीयरिंग पर ही है, हैंडल पर ही है, कुछ गड़बड़ थोड़ी हो रही है। सर, मैडम, आपका हाथ तो स्टीयरिंग पर है पर दिमाग ड्राइविंग पर नहीं है। और ये बहुत खतरनाक है। अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप गाड़ी चला रहे हैं और सिर्फ 5 सेकंड के लिए फोन पर देखा आपने, तो आप बिना देखे 100 मीटर गाड़ी चला लेते हैं। ठीक है, विज्ञान कहता है कि जब आप गाड़ी चलाते हुए फोन चलाते हैं तो इसे इन अटेंशन ब्लाइंडनेस कहते हैं। इन अटेंशन ब्लाइंडनेस का मतलब यह होता है कि आपकी नजरें जो देख रही है, दिमाग उसे फॉलो नहीं कर रहा है। आपका दिमाग कहीं और है और नजरें कहीं और। WHO की स्टडी कहती है कि इससे दुर्घटना का शिकार होने के चांसेस 4 गुना बढ़ जाते हैं। ड्राइवर का रिएक्शन टाइम यानी ब्रेक लगाने की जो क्षमता होती है ना आपकी, वो 48% तक धीमी हो जाती है। एक आंकड़ा बताऊं आपको, 2024 में 1571 एक्सीडेंट्स हुए फोन के इस्तेमाल करने। आप कहेंगे इतने ज्यादा थोड़ी, अभी सुनिए, 1571 सड़क हादसे हुए फोन का इस्तेमाल करने की वजह से। इनमें से 710 लोगों की मौत हो गई। इसीलिए अगली बार जब आप ड्राइविंग करते हैं और कोई फोन आ जाता है तो उसे देखकर पहले यह पता लगाइए कि यह इंपॉर्टेंट है या आपकी जान। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, घंटी बज गई है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कहां? न्यूज़ की पाठशाला में। इजाजत।